अक्टूबर नवंबर 21 31 का हमारा क्वेश्चन है। अलिया लास्ट लेक्चर में कोई मसला थी ना, समझ आया तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला? सर नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। गुड। मुश्किल था ना कि अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे एबीसी कॉस्टिंग, और एबीसी कॉस्टिंग A2 लेवल में अकाउंटिंग की बात हो रही है। उसमें जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, पेपर 4, उसका चैप्टर है हमारा 4 आउट ऑफ 4 चैप्टर्स एबीसी कॉस्टिंग का। वो हमने सॉल्व हम कर रहे थे और उसको हम देख रहे थे। और ये क्वेश्चन हमारा जो हम करने जा रहे हैं वो आया है अक्टूबर नवंबर 21 31 में। अक्टूबर नवंबर 21 31 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एबीसी कॉस्टिंग का, डब्ल्यू लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी। इट मैन्युफैक्चर्स product in two sizes, small and large. It sets its selling price at a total cost plus a markup of 50%. मुझे एक बात बताएं कि अगर आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो तो मार्कअप ज्यादा फेवरेबल है या मार्जिन? मार्कअप, क्योंकि बिकॉज जनरली वी यूज टू फाइंड कॉस्ट फर्स्ट, और मार्कअप डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं कॉस्ट के ऊपर और हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर जनवरी 2021। प्रोडक्शन यूनिट स्मॉल के 5000 है, लार्ज के 1000 है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 0.5 किलो एट द रेट ऑफ 10 किलो। इसी तरह लेबर दी हुई है दोनों की। बट ये 15 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 3/60, तो ये 0.25 आवर्स बनेंगे। 45 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 45/60, तो ये 0.75 आवर्स बनेंगे। यानी इसकी जगह मैं लिख दूं 0.25 आवर्स एट 8 पर आवर, दैट इज ओके। अगर मैं यहां लिख दूं 0.75 आवर एट 8 पर आवर, दैट इज फाइन। 15 मिनट्स का मतलब 15/60, 45 मिनट्स का मतलब 45/60। क्योंकि जब आप कन्वर्ट करेंगे ना आवर्स में मिनट्स को, तो इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। 15 को डिवाइड करेंगे 60 से और 45 को डिवाइड करेंगे 60 से। प्रोडक्शन ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 30,000 एंड सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट टू 24,000 फॉर द मंथ। दीज फिक्स्ड कॉस्ट वर अब्सॉर्ब्ड ऑन ए यूनिट पर यूनिट बेसिस। यानी यूनिट्स के हिसाब से इन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अपोर्शनमेंट की जाएगी, एलोकेशन की जाएगी। बड़ा आसान है, यानी यूनिट्स के हिसाब से एलोकेट करना है। सर यूनिट्स के हिसाब से कैसे? यूनिट्स कितने हैं इसके? 5000। इसके कितने लार्ज के? 1000। टोटल कितने बनेंगे? 6000। तो 5000 ओवर 6000 स्मॉल की फ्रैक्शन आ जाएगी और 1000 ओवर 6000 लार्ज की फ्रैक्शन आ जाएगी। और यू कैन से 5/6 एंड 1/6। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। Prepare a statement showing the production cost and the selling price of 1 unit for each size of product. अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको सिर्फ आंसर शीट नजर आएगी, क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको मेरे सामने सामने बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपका बोर्ड पे नजर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रिपेयर स्टेटमेंट आपने बनानी है showing the production cost and the selling price of 1 unit of for each size of product. मुझे 1 यूनिट ऑफ ईच साइज ऑफ प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों है ना? इसलिए कि मैं तो जाते ही पर यूनिट में पहले, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दैट एंड आई ऑलवेज आस्क यू टू गो पर यूनिट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन एबीसी कॉस्ट। चले जाते हैं पर यूनिट के हिसाब से। इधर हम लिख लेते हैं जी स्मॉल है जी, और इधर हमारा क्या आ जाता है जी? लार्ज। यूनिट्स कितने जी स्मॉल में? 1000। लार्ज कितने हैं जी? 5000, सॉरी, और उसके कितने हैं जी? 1000। अब कॉस्ट आपने निकालनी, सबसे पहले आपकी क्या आती है जी? डायरेक्ट। देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना है जी? 0.5 एट रेट ऑफ 10। तो 0.5 इंटू 10 आप करेंगे, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट जो है इसका आ जाएगा, जो कितना आता है? 5। दूसरे का निकाल लें। दूसरे का अगर आप देखें तो वो है 2 किलोस एट द रेट ऑफ 10 पर किलो। वो आपका कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 20। तो वो लार्ज है ना, इसलिए उस पर जो मटेरियल कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है। फिर आपकी क्या आ जाती है जी? डायरेक्ट लेबर। तो का मैंने बताया था बेटा, वो यूज करेंगे। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितनी आएगी? 15/60 इंटू 8। बेटा वो आवर्स को, मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 15/60 इंटू 8। वैसे मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज आपकी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमें इसको कैसे एलेबरेट करना है। ठीक, कितना आता है? टू आता है, वो ना। और दूसरे का आपका आ जाएगा जी 45/60 इंटू 8।
ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। नेक्स्ट आपकी क्या आएगी, आपकी आती है डायरेक्ट मटेरियल भी हो गया, डायरेक्ट लेबर भी हो गया। अब आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसको खाली ओवरहेड्स भी लिख सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ऐसे कर लेते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। देखते हैं जी, उसने क्वेश्चन में क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को और सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट को भी एलोकेट करना है या पोर्शन करना है, किसके हिसाब से, प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से। प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से हम करेंगे तो 5000 1000 कितना बनेगा आपका 6000। 30,000 को मैं स्मॉल और लार्ज में जब कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ नीचे करता हूँ बेटा स्मॉल, ठीक है, वर्किंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज एग्जामिनर के लिए जरा आसान हो जाएगा कि आप जो है वो वर्किंग किस तरीके से जो है वो शो कर रहे हैं। तो टोटल ओवरहेड जो हमारे कितने की बेटा 30,000 की, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5/6 वो आ जाएगा स्मॉल का। ये आप ऐसे कह लें 30,000 इंटू 5,000 और 6,000, तब भी आ जाएगा, कितना आता है जी 25,000। और 30,000 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा 5। इस 25,000 को हम बेटा डिवाइड कर देंगे यूनिट से, तो आपके पास आ जाएगी पर यूनिट, प्रोडक्शन ओवरहेड का पर यूनिट आ जाएगा। 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। इसको हम टोटल करते हैं, बताता हूँ, इसको हम टोटल करते हैं तो आपके पास आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट थोड़ी वो बाद में आएगी, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट तो आप पहले निकाल सकते हैं ना, एडमिन तो बाद में आती है। यार अगर वो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आपसे पूछ ले तो कैसे निकाल, ये मसला हो जाएगा ना। इसलिए आप अगर क्वेश्चन में आप निकाल लें तो बेहतर होता है। ये कितना आता है जी 12, ये वापस कितना आ जाएगा जी 31। इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या बना सेलिंग एंड एडमिन, इसमें ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे उसकी वर्किंग कर लेते हैं, सेलिंग एंड एडमिन टोटल कितने जी सेलिंग एंड एडमिन, अगर आप देखें सवाल में जाके तो वो है 24,000। और करना आपने डिस्ट्रीब्यूट उसी रेशियो से है, तो सेलिंग एंड एडमिन आपके आ गए 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 कितना आ जाएगा 30,000, और ये कितना आ जाएगा जी 4,000। 20,000 को हम डिवाइड कर देंगे ईमान यूनिट से, और वो कितने हैं 5,000, तो यहाँ आपकी आ जाएगी सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है 4, 20,000 डिवाइड बाय 5,000, और फिर 4,000 डिवाइड बाय 1,000, इसकी भी कितनी आ जाएगी 4। सर ये हमेशा सेम ही आएंगी, मैंने कब कहा है सवाल में आ रही है डजंट मैटर, सवाल में ऐसा अगर सेम आ भी रही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी आ गई इसकी 16, और इसकी कितनी आपकी आ जाएगी 35। यहाँ पे मैं लिख लूंगा जी टोटल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें हम प्रॉफिट जो है वो ऐड कर लेंगे बेटा, कितना है उसने क्वेश्चन में बताया, देखिए वापस जाते हैं क्वेश्चन में, ऊपर लिखा हुआ है बेटा, कहता है सेलिंग प्राइस इज सेट टोटल कॉस्ट प्लस ए मार्क ऑफ 50%। उसने भी सेलिंग प्राइस पूछी हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी पूछी हुई है। अच्छा प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पूछी हुई है भाई, जिस तरह मिलेगा उस तरह ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्शन टोटल टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट लाइक पूछी जारी, मैंने जो निकाला था वो रिक्वायरमेंट में था। तो 16 का 50% आप ले लें तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 8, और 35 का ले लें आप 50% कितना आ जाएगा 17.5। इसको हम ऐड कर लेते हैं तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी पर यूनिट, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कह सकते हैं, अंडर मेथड व्हिटएवर यूज्ड हैज बीन यूज्ड बाय द क्वेश्चन 22.5। कोई मसला है तो बिना झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमने क्या फाइंड कर ली सेलिंग प्राइस। देखिए अगर वो क्वेश्चन में हमसे पूछे लिहा कि सेलिंग प्राइस टोटल में बताएं तो क्या मसला है, हमारे लिए तो आसान है। देखिए पर यूनिट से टोटल में करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप टोटल में चले जाएंगे ना तो आपको यूनिट में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। आप 24 को मल्टीप्लाई कर दें 5 साल से तो चले जाएंगे आपके पास टोटल, 52.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो आपके पास सेल्स आ जाएंगी टोटल लार्ज की, कॉस्ट से कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी,
तो उसमें कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट आ जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन मजीद हमें क्या कहते हैं। एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहते हैं जी, एन एनालिसिस ऑफ द मंथली प्रोडक्शन ओवरहेड्स शोड द फॉलोइंग। एनालिसिस ऑफ द मंथली प्रोडक्शन ओवरहेड्स शोड द फॉलोइंग। एक्टिविटी दी हुई है आपको, मशीन सेटअप 10,200, ऑर्डर प्रोसेसिंग और क्वालिटी इंस्पेक्शन, टोटल 30,000 ही आ रहा है। इसका मतलब है ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है, यानी जो ऊपर दिए हुए हैं हमें 30,000 के, उसी के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी वो कहता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेलिंग एंड एडमिन को वैसे के वैसे ही रहने दो, वो नीचे बताएगा। तो मशीन सेटअप को किससे करेंगे हम, टाइम्स के हिसाब से, मशीन सेटअप कितनी मर्तबा, नंबर ऑफ सेटअप्स के हिसाब से, स्मॉल और लार्ज के दिए हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से कितने टाइम्स दिया हुआ है, और क्वालिटी इंस्पेक्शन को भी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफा इंस्पेक्शन की जाती है उस हिसाब से। प्रिपेयर a revised statement showing the production cost and the selling price of one unit for each size of product using the activity information. The basis of apportionment for the selling and admin cost should be unchanged. सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट की जो अप्रोर्शनमेंट है उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना, वो सेम टू सेम ही आप रिकॉर्ड करेंगे, सेम टू सेम ही चार्ज की जाएगी। नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन फॉर द सेम बाय द सेम मेथड। स्मॉल आ जाएगा आपका इधर, और this way you will write large, you will write units first. Units 5,000 for small, they are the same also, there is no change. 1,000 for large. सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है जी, डायरेक्ट मटेरियल। There is no change in direct material cost because activity based costing basically is a method to charge overheads to the cost unit, but for activities consumed by each cost unit through cost drivers. डायरेक्ट मटेरियल हमारा वही है बेटा 5 का, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लार्ज में भी डायरेक्ट मटेरियल आपका वही रहेगा विच इज 20। आगे आपका क्या आ जाता है जी, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, आपकी 2 है स्मॉल के अंदर, और लार्ज के अंदर भी आपकी वही है, यानी कि 6 आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपके क्या आते हैं जी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसमें आ रहा है चेंज, और इसमें 3 किस्म के चेंज हैं। एक है जी आपका मशीन सेटअप, फिर आपका है जी ऑर्डर प्रोसेसिंग, और फिर आपका है जी इंस्पेक्शन। इन तीनों के हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम नीचे इन तीनों को बना लेते हैं, तीनों के लिए, यानी कि थोड़ा सा कर स्मॉल, और यहाँ पे लार्ज के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपने, इधर आपका आ जाएगा जी मशीन सेटअप, फिर आपका क्या आ जाएगा जी ऑर्डर प्रोसेसिंग, और फिर आपका आ जाएगा जी क्वालिटी इंस्पेक्शन। जी अब हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे जो है वो इनको मशीन सेटअप की कॉस्ट देखिए कितनी है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है या पोर्शन करनी है दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर, वो है आपकी 10,200, और पोर्शन कैसे होनी है इस रेशियो के हिसाब से। तो 72 + 30, मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, टोटल 102 है ना। ये मेरे पास कितना आ जाएगा जी 180, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा जी, इक्वल भी कर सकता हूँ इसको मैं 24 ही लिख लेता हूँ, ऐसे है। मशीन सेटअप आपकी है 10,200, और आपने उसको 72/102, 72/102 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मशीन सेटअप स्मॉल की अमाउंट आ जाएगी, कितने आते हैं जी 10,200 into 72/102, 7,200। फिर हम निकालेंगे जी 10,200 मल्टीप्लाई बाय 30/102, 7,200 मल्टीप्लाई बाय 30/102। आगे ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में देख लेते हैं जी। ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है, वो है 12,600 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 180, और फिर 60 डिवाइडेड बाय 180। तो इधर हम लिख लेते हैं जी 12,600
मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 180 8400 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 180 4200। क्वालिटी इंस्पेक्शन को देख लेते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन में दी हुई 7200 की एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिकॉज 12/24 इक्वल ही बनता है आपका, और दूसरा भी आपका 12/24 वो भी इक्वल ही बनेगा, दैट विल बी 3600 एंड 3600। आपने पर यूनिट निकालनी, हमें तो पर यूनिट चाहिए सर। 7200 को डिवाइड कर देंगे 5000 से, आपके पास मशीन सेटअप ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा आपके पास 1.44। फिर 3000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, मशीन सेटअप आपका आ जाएगा लार्ज का, वो 3 आ जाएगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग में देखें 8400 को डिवाइड कर देंगे 5000 से 1.68 आ जाएगा, और फिर 4200 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आपका आ जाएगा 4.2। इंस्पेक्शन 3600 को डिवाइड कर देंगे 5000 से 0.72 आ जाएगा, और फिर आप 3600 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आ जाएगा 3.6। अब हम यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें ओवरहेड कॉस्ट जो है वो शामिल है। जी कितनी आ जाएगी थी? सॉरी जी 10.84 आ जाएगी जी 36.8। अब दूसरे का देख लेते हैं, मतलब सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट को देख लेते हैं। सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट तो चेंज नहीं बेटा, वो 4 ही आएगी आपकी, और ये वाली भी आपकी 4 ही आएगी। सर कैसे बेटा, देख लेना, यही है ना सेलिंग एडमिन कॉस्ट 24,000 की है, तो 20,000 यूनिट से आपसे करना, तो 20,000 इसमें जाएगा, 4,000 इसमें जाएगा, 20,000 को डिवाइड करेंगे 5,000 तो 4 आ जाएगा, 4,000 को डिवाइड करेंगे 1,000 तो 4 ही आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या निकाल लेनी है जी, टोटल कॉस्ट जो आपकी आ जाएगी पर यूनिट, उसमें आप प्रॉफिट जो है वो ऐड कर लेंगे, तो आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो यूनिट जो है वो निकल आएगी जी 13.8 14.84 आ जाएगी इसकी जी जी 40.8 आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट पर यूनिट लार्ज के हवाले से। इसमें प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट आपको पता है मार्कअप है, और मार्कअप बड़ा आसान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि सिंपली उसने कहा है कि हमें 50% जो है वो मार्कअप है आपका, तो 14.84 का 50% आप निकाल लें तो कितना आ जाएगा 7.42, और दूसरे का 40.8 का 50% निकाल लें तो 20.4 आ जाएगा। इनको आप ऐड कर देंगे, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट स्मॉल एंड लार्ज बट विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, या थ्रू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप वो फाइंड कर लिए जी 22.26 61.2 ये हमने सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करके दिखा दी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू, जो कि निकल रही है हमारी 22.26 निकल रही है हमारी स्मॉल के लिए, और 61.2 हमारी निकल रही है लार्ज की। वो हमने कैलकुलेट करके दिखा दी है। देख लें मान, इसमें कोई मसला तो बताएं, या आपको आसान है कि इसका पैटर्न, इसी पैटर्न पर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व है वो करते चले जाएंगे। लेकिन मैंने बताया था आपको कि एबीसी कॉस्टिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको थ्योरेटिकल में याद करने पड़ेंगे। सारी ही कॉस्टिंग के अंदर थ्योरी आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी कॉस्टिंग में ज्यादा
पेपर में पूछी जाती है, आती है, ठीक है जी, तो आपको याद करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट अभी चल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 2131 एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहता हूँ 31 जनवरी 2021 it was established that 400 units of the small product and 200 units of the large product remained unsold and there was no work in progress, यानी वर्क इन प्रोग्रेस कोई भी नहीं था। और वो कहते हैं कि जो यूनिट्स थी ना स्मॉल के, उसमें से 400 जो है वो सेल नहीं हुई। अच्छा आप मुझे बताएं कि स्मॉल के यूनिट्स थे कितने? 5000। अगर 400 यूनिट्स नहीं सेल हुए, सेल कितने हुए फिर? 4600। इसी तरह 200 यूनिट्स प्रोडक्ट लार्ज के सेल नहीं हुए, लार्ज के यूनिट्स कितने सेल हुए थे बेटा? 1000। अगर 200 सेल नहीं हुए तो कितने सेल हुए? 800। समझ आ गई बात की? आगे द प्रॉफिट फॉर जनवरी यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाज कैलकुलेटेड एज 48400। प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू अगर निकालें तो 48400 आता है। पूछता क्या है? कैलकुलेट द प्रॉफिट व्हिच वुड हैव बीन अर्न्ड। बताएं प्रॉफिट कितना निकलना चाहिए या आना चाहिए इफ सेलिंग प्राइस हैड बीन अमेंडेड टू अकाउंट फॉर द लेवल्स ऑफ एक्टिविटी व्हिच टुक प्लेस। अगर हम सेलिंग प्राइस को अमेंड करते हैं उस एक्टिविटी के हिसाब से जो एक्टिविटी अब टुक प्लेस हुई है, यानी कि नई जो प्रोडक्शन हुई है, ये जो आपका जो यूनिट्स में वो रिमेन अनसोल्ड रहे हैं, उसके हिसाब से अकाउंट फॉर द लेवल ऑफ एक्टिविटी विच टुक प्लेस, तो कितनी आपकी निकलेगी प्रॉफिट निकलना चाहिए। यहाँ भी बेटा बड़ी कंफ्यूजन हुई, एंड दैट कंफ्यूजन इज नॉट ओनली फॉर यू, इट वाज आल्सो फॉर मी आल्सो। कंफ्यूजन ये हुई कि सर ये दोबारा प्रॉफिट निकालने को कह रहा है, ये बात तो समझ आ जाती है, यही कह रहे हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस कह रहा है अमेंडेड। बेटा सेलिंग प्राइस तो अमेंड होगी ना। सेलिंग प्राइसेस, सेलिंग प्राइसेस का मतलब क्या हमें कह रहा है? सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेल्स वैल्यू चेंज होगी, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगी, सेल्स वैल्यू चेंज होगी। क्योंकि पहले यूनिट्स कितने बेच रहे थे हम? 5000, अब 4600 है। पहले कितने बेच रहे थे? 1000 उसके, अब 800 बेच रहे हैं। अमेंड होगी फॉर द लेवल ऑफ एक्टिविटी विच टुक प्लेस। यहां पे आ गया मसला। ये यहाँ पर जो प्रॉफिट निकालने की बात कर रहा है ना, वो कह रहा है कि प्रॉफिट आपने निकालना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के डाटा को यूज करते हैं, यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी विच टुक प्लेस, यानी जो एक्टिविटीज कंज्यूम हो रही हैं उसके हिसाब से बताएं कि नई सेल्स वैल्यू पर प्रॉफिट कितना हो। और ऊपर उसने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकाल के दे दी है, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब यूनिट कम बिकते हैं तो प्रॉफिट इतना होता है। बताएं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से प्रॉफिट कितना निकलेगा जब यूनिट कम बिके? ये सवाल ही समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं करना, 2 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि हमने तो कॉस्टिंग कॉस्ट प्राइस तो पर यूनिट निकाली नहीं है ना, कुछ तो चेंज नहीं होना, वो तो वही रहनी है ना। उसने प्रॉफिट पूछा हुआ है, लेकिन सी पार्ट कह रहा है प्रॉफिट निकालना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के डाटा को यूज करते हुए। ये वो कह रहा है सर फॉर द लेवल ऑफ एक्टिविटी विच टुक प्लेस। देखिए इसको, यहाँ पे क्या लिखा है? एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट फॉर ईच साइज ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी लिखा है, यहाँ पे यूजिंग द एक्टिविटी इंफॉर्मेशन लिखा है। वो यूज ही ये वर्ड कर रहा है शुरू से, एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्टिविटी, एबीसी का नाम यूज नहीं कर रहा। इसी तरह यहां पर भी उसने कहा है फॉर द लेवल ऑफ एक्टिविटी विच टुक प्लेस। लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब है ये जो एक्टिविटीज के हिसाब से डाटा है उसके हिसाब से आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना। मैं निकालता हूं, जो कि बहुत आसान है, निकालना कोई मुश्किल नहीं था, बच्चों को सवाल ही समझ नहीं आया। और यूनिट कोई चेंज नहीं, सेम रहेगा। हाँ तो वो लेवल ऑफ एक्टिविटी, अब सेल्स आपकी यूनिट्स बढ़ गए हैं, सेल्स यूनिट्स बढ़ गए हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं रही है, और यूनिट्स सोल्ड और यूनिट्स सेल भी सेम। अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि स्मॉल और लार्ज को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ मैं लेकिन थोड़ा सा छेदबंदी तो लेनी है ना आपने, ये भी तो बात है ना। बात तुम्हारी गलत नहीं है, लेकिन बात तुम्हारी सही है। सेल्स कितनी आ जाएगी देखिए जी, इसमें कितनी आएगी? 4600 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी?
22.26। कितनी आ रही है? 102,396। वो कह रहा है सेलिंग प्राइस जो आपने यूज करनी है ना, वो यूज करनी है आपने कौन सी? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाली सेलिंग प्राइस को यूज करके प्रॉफिट निकालना है कितना है। दूसरा देखें, वो कितने यूनिट्स अब हम बेच रहे हैं? 800 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है? 61.2, 48,960। ठीक है जी, इसमें से हम लेस कर देंगे जी कॉस्ट। अगर आप टोटल कॉस्ट लिखकर फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस करना चाहें तो वो ठीक, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिर्फ वही कॉस्ट में जो आप बेच रहे हैं तो दैट मेक सेंस, उससे में फर्क नहीं पड़ता कि वो माइनस नहीं करनी पड़ेगी आपको बस। तो कॉस्ट कितनी आपकी आ जाएगी? 4,600 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट कितनी है भाई? 10 पॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट 10.84, ऐसे ही है 10.84। कितना आ जाएगा जी? 10.84 प्रोडक्शन कॉस्ट पहले माइनस करेंगे ना। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है ना, वो एक्सपेंसेस में आएगा, वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में चले जाएगा। उसमें कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल में पता नहीं, लेकिन जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ये सब हम कंसीडर कर रहे हैं, सब वेरिएबल है। वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होती, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, इसलिए इसको टोटल में 49864 दूसरे का लेते हैं। वो कितना आ जाएगा जी? 800 मल्टीप्लाइड बाय 36.8, 9440। ये माइनस कर देंगे जी हम। जी कितना आता है? 102,396 माइनस 49864, 52532। ये कितना आ जाएगा जी? 19520। वैसे अगर आप मेरी बात सुन, वैसे सेलिंग अपन ऐड करके भी ले लेंगे ना, गलत नहीं होगा, सही आएगा आंसर, क्योंकि वो सेम है तो गलत नहीं होगा, आएगा आंसर। लेकिन बेहतर तरीका मैंने बताया कि हम इस तरह यूज कर लें। इसका टोटल कर लेते हैं हम, दोनों का टोटल कर लें। टोटल आ जाएगा ना, टोटल क्या आ जाएगा बेटा? टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जी 720,552। इसमें से सेलिंग एडमिन एक्सपेंस माइनस कर देंगे, 24,000। टोटली माइनस कर देंगे ना, टोटल आप माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा जी 48052। दैट इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट। अगर आप गौर करें सवाल के अंदर, जो पिछला प्रॉफिट है वो 48,400 एब्जॉर्प्शन वाला, जबकि हमारा प्रॉफिट जो एबीसी कॉस्टिंग के थ्रू हमने कैलकुलेटर के निकाला है और उसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस यूज की है, हमारा प्रॉफिट 48052 निकल रहा है। ठीक है, वैसे सेलिंग एंड एडमिन दोनों में वैसे भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम है। तो 48052 प्रॉफिट आएगा। अगर आप 24,000 पर यूनिट 4 यहाँ ऐड भी कर देना, 14.84 और 40.8 भी ले लें, दोनों इशू फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कैसे कंफ्यूज। लेकिन अगर आपको पता है अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं बेटा, आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ना, फिर आप माइनस करते हैं सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट आपका आता है। तो इसलिए उस तरीके को फॉलो करने के लिए उसने, लेकिन उसने हमें इनकम स्टेटमेंट नहीं मांगी थी, वैसे आपस की बात है, उसने तो हमें डायरेक्टली प्रॉफिट ही मांगा, इसलिए हम कर सकते हैं। आगे कहते हैं जी, एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड चेंज द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स एंड द सेलिंग प्राइस जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर आप, बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि आपने एडवांटेजेस बताने हैं एबीसी कॉस्ट। ठीक है जी, अगर हम करते हैं तो हमारी जो स्मॉल की जो सेलिंग प्राइस है, वी आर एबल टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ स्मॉल
with a higher selling price. So we don't need to reduce the selling price of 22.6, right? So you may change the method of apportioning overheads for large, क्योंकि large की अभी जो sales volume है वो कम है, जबकि large की जो यहाँ की cost है 40.8 आ रही है, जबकि यहाँ पे कितनी आ रही है 35 आ रही है, वो हम 61.2 का बेचेंगे, जबकि यहाँ हम कितने का बेच रहे हैं 50.2.5 का। तो लार्ज का प्रॉफिट जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि ज्यादा महंगा बिक जाएगा। लेकिन स्मॉल के लिए हमें फायदा नहीं है, क्योंकि उसके यूनिट्स ऑलरेडी हम अच्छे सेल कर, तो हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं ना, क्योंकि लोग रेडी हैं कस्टमर्स उसको खरीदने के लिए। बाकी आप करेंगे कि ये मोर रियलिस्टिक है एबीसी कॉस्टिंग, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है, इसमें ट्रेनिंग भी लगनी पड़ती है आपकी, ज्यादा एक्यूरेट कॉस्ट मेजर करती है आप, ठीक है ना, क्योंकि एक्टिविटीज कंज्यूम इस तरीके से होती है, उसको फॉलो करता है, जो मैंने सारी कल बताई थी आपको जी। हाँ जी, निकल आएगा, निकल आएगा, नहीं आ रहा मार्कअप टोटल कॉस्ट, ये 7.42 से कह रहे हो ना, नहीं 7.42 से, हाँ हाँ, वो तो गलत हो जाएंगे, तो गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट की वजह से तो चेंज हो रही है, क्योंकि यानी फिक्स कॉस्ट की वजह, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स कॉस्ट है, और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो प्रोडक्शन के वॉल्यूम के बढ़ने कम होने से चेंज नहीं हो रहे, टोटल वही रह रहा है, जबकि बाकी क्या वो कम हो गई, बाकी हमने वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह ट्रीट किया, उसकी वजह से बाकी की कॉस्ट जो है वो कम हो गई, ठीक है जी, उसी हिसाब से उसने ली है। लेकिन टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, यानी अगर आप उस मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज सेलिंग एंड एडमिन वेरिएबल भी हो सकते हैं, ओवरहेड्स वेरिएबल भी तो हो सकते हैं ना सेलिंग एंड एडमिन, नहीं कहाँ बताया, नहीं बताया, नहीं नहीं लिखा हुआ, दीस फिक्स कॉस्ट आर अब्सॉर्ब्ड ऑन ए पर यूनिट बेसिस, लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, दीस फिक्स कॉस्ट आर अब्सॉर्ब्ड ऑन ए पर यूनिट बेसिस, हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उसने बता दिया है ना कि फिक्स और पर यूनिट बेसिस के हिसाब से, तो इसलिए फिर हमें या उसको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से ही, क्योंकि वो टोटल में चेंज नहीं हो रहे ना, जबकि जो ओवरहेड्स हैं वो हमारे टोटल में चेंज नहीं होते, पर यूनिट में चेंज हो जाते हैं, इसलिए पर यूनिट में चेंज हमने कर दी, ठीक है जी, और पर यूनिट चेंज करके हमने कॉस्ट यहाँ पे निकाल कर और फाइंड कर लिया, नेक्स्ट जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकाला और सेलिंग एडमिन जो है वो माइनस कर दिया, इसको जरा करना 5000 इंटू 10.84 करना था, सॉरी ये तो आएगा ही नहीं ना, इन तीनों का ऐड करके देखना चाह रहा था मैं, इन तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 5000 और फिर इन तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 1000, और उन दोनों को ऐड करें टोटल 30,000 ही आएगा, टोटल आपका 30,000 ही बनेगा। हाँ वही कह रहा हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट आपको चेंज नहीं होनी है, वही रहेगी, ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हमारा इसका, इसका क्वेश्चन जो आप घर में कर सकते हैं, ये तो हो गया, मैंने कल दिए थे, आप अगर नहीं किए प्लीज ऐसा ना करें, आपकी मेहरबानी है कि सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन है मई जून 2132 का, इसमें जरा नीचे उसने कहा है मेक द चेंजेस विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल फैक्टर्स ओनली, ये मेरे ख्याल में खुद ही कराता हूँ, क्योंकि उसका सेकंड पार्ट जरा थोड़ा टेक्निकल है। ये देखेंगे क्वेश्चन है जी आपका, ये आपने घर में करना है, अक्टूबर नवंबर 1932 का। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपने घर में करना है मई जून 1631। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आपने घर में करना है, ये है मई जून 2031, मई जून 1631, मई जून 2031, अक्टूबर नवंबर 19। और कल भी दो दिए थे मैंने, कल जो दो दिए थे मुझे नहीं याद, मई जून
मई जून 20-31 था। 16 के भी हैं, वो भी कर सकते हैं आप। मई जून 16, 31, 32, 33। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई मसला है तो बताएं।